ओके, तो फंक्शन क्या है बताओ। Sir, function can be a set of instruction which can be repeatedly used in a program. ओके, Set of instruction that perform some specific task. सब स्पेसिफिक टास्क। ओके, सो इन गणित मैथ्स में आपने देखा होगा, मैथ्स में आपने फंक्शंस यूज भी किए होंगे। फंक्शन के कुछ एस्पेक्ट है या पहलू है। एक तो फंक्शन में हम कुछ इनपुट लेते और फंक्शन कुछ आउटपुट देता है। एग्रीड? सो मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। तो माय स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। मेरे पास अगर दो वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई, देन आई कैन से वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम ऐसे कुछ बनाते थे फंक्शन मैथ्स में। एग्रीड? यस सर। राइट, विच मीन्स कि ये जो एक्स है इसको हम एज अ इनपुट कंसिडर कर रहे हैं और कुछ फिक्स प्रोसेस होने के बाद हमें वाई आउटपुट मिल रहा है। राइट? डू यू एग्री एवरीवन? Yes, sir. यस, गुड। तो देखो, कंप्यूटर साइंस में फंक्शन सेम प्रोसेस करता है, सेम चीज करता है। नंबर एक कि फंक्शन को पहले आप डिफाइन करोगे, ठीक है। अब एक फंक्शन के, अब इसको लिख लो कहीं पे, ये आगे चल के हम जब लैम्डा वगैरह समझेंगे तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर एक फंक्शन के चार अलग अलग एस्पेक्ट्स है या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहला है फंक्शन नेम। दूसरा क्या हो सकता है? Function body. Parameters. सॉरी, पैरामीटर। फंक्शन का रिटर्न टाइप। Argument. क्या रिटर्न करेगा, किस कौन से डेटा टाइप को वो रिटर्न करेगा। एक्सिस स्पेसिफायर। तीसरा होगा फंक्शन पैरामीटर and then the function body. एंड देन फंक्शन बॉडी। अब वो चाहे पाइथन हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, चाहे आपका जावा हो, Java, C++. सी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये चार चीजें होगी। सिंटेक्स अलग अलग हो सकता है, ये चार चीजें होनी चाहिए फंक्शन में। फंक्शन का क्या नाम है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का पैरामीटर क्या है और फंक्शन का बॉडी क्या है। इन डेप्थ हम बाद में समझेंगे, लेकिन ये चार चीजें हम डिफाइन करते हैं प्रोग्रामिंग में। हम बात कर रहे थे फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का महत्व इसलिए है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बढ़ जाती है। आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पूरे प्रोग्राम में अगर आप को कोई स्पेसिफिक टास्क रिपीटेडली करवाना है और वो सेम टास्क है, तो हर बार आपको जाके हार्ड कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक फंक्शन बना सकते हो, जैसे अभय ने किया था। अभी अभय ने एक इस प्राइम नाम का फंक्शन बना दिया, क्योंकि इस प्राइम फंक्शन क्या लेता है और क्या देता है इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे सेम सिनेरियो में, ठीक है। अच्छा, फंक्शन को मेथड भी बोलते, तो कंफ्यूज मत हो जाना अगर कोई बोल दे कि मेथड ये है। मेथड और फंक्शन एक ही चीज है। तो कई लोग उसको मेथड भी बोलते, कई लोग उसको रूटीन भी बोलते, कई लोग सब रूटीन भी बोलते, कई लोग उसको फंक्शन भी बोलते। तो ये सारी चीजें इंटरचेंजेबल है, सेम चीज है।
तो हमने इस प्राइम नाम का एक फंक्शन बनाया जो ये 4 चीजें जिसमें आप देख पाओगे, मैं बता रहा हूं आपको स्क्रीन शेयर कर। तो देखो, जो इस प्राइम नाम का फंक्शन बना, उसके अंदर हम फंक्शन का नाम क्या होगा, फंक्शन नेम क्या है, इस प्राइम। फंक्शन का नाम हो गया। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए बताओगे आप? Void. नहीं, वॉइड हो सकता है अगर आप डायरेक्टली छपवा रहे हो तो, इंटीजर ही होगा। राइट, अदरवाइज प्राइम नहीं होगा सर। बूलियन होगा। Boolean. वो रिटर्न करेगा इस प्राइम फंक्शन की ये जो नंबर है इनपुट में मैंने दिया है वो प्राइम है कि नहीं है। तो वो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स, है ना। अगर आप इस प्राइम नाम का फंक्शन बना रहे हो तो आप जनरली रिटर्न करवाओगे एक बुलियन वैल्यू। अगर आप वॉइड रखते हो तो फिर आपको इस प्राइम फंक्शन में ही छपवाना पड़ेगा ट्रू और फॉल्स, या ये पर्टिकुलर नंबर प्राइम है या नहीं, राइट। तो हम अभी फिलहाल ऐसे देखते हैं कि ये बूल रिटर्न कर रहा है। एग्रीड एवरीबॉडी? यस सर। सर 0 1 भी तो कर सकते हैं रिटर्न। सॉरी, हाँ, Sir, 0 या 1, zero- 0 या 1 या ट्रू और फॉल्स, इट इज बेटर टू रिटर्न अ Yes, sir. बूलियन वैल्यू, राइट। फंक्शन का पैरामीटर क्या होगा, ओके सर। इस फंक्शन का पैरामीटर हो गया नंबर और इंटीजर, जिसको हमको चेक करवाना है कि वो प्राइम है कि नहीं है। वो फंक्शन का पैरामीटर हो गया, मतलब उसको हम इनपुट में लेंगे। पैरामीटर का मतलब है इनपुट में क्या लेना है हमको। और फाइनली क्या होगा, फंक्शन का बॉडी, इसमें हम क्या डालेंगे, तो लॉजिक टू चेक इफ द इनपुट इज प्राइम और नॉट। एग्रीड? यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो देखो, इस प्राइम जो फंक्शन है जो अभी अभय ने बनाया, उसमें भी ये 4 चीजें आपको क्लियरली दिखेगी। ये समझ में आ गया सबको फंक्शन का? Yes, sir. गुड। इसमें किसी को क्वेश्चन है, पूछना है कुछ? मैं रुक रहा हूं 2 मिनट। यस, एनी क्वेश्चंस? तो ये हो गया Okay. फंक्शनल पैराडाइम। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बहुत पॉपुलर हो गई। सी वॉज अ पॉपुलर फंक्शनल लैंग्वेज, उसमें फंक्शंस को सपोर्ट था। लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी कुछ लिमिटेशंस आए। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम पे स्विच करें। तो फंक्शनल लैंग्वेज में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर आ गया, चेंजेस आ गए। The first change that happened was the introduction of a object. तो उस टाइम के प्रोग्रामर्स ने ऐसा सोचा कि इंस्टेड ऑफ हैविंग सेपरेट फंक्शंस इन ओनली वन सिंगल प्रोग्राम,
व्हाई नॉट ब्रेक डाउन दी एंटायर प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम को हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस। अब आप बोलोगे कि ये क्लास क्या होता है और हमने ऐसा क्यों किया। तो क्लास थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है फंक्शन से। तो एक क्लास में न केवल फंक्शंस होंगे लेकिन उस क्लास में वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स भी होंगे, और ये रियल लाइफ एंटिटीज को ज्यादा अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और क्लासेस बनाने की वजह से काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग से नहीं मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम डेटा को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। अब ये एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम समझेंगे कि क्लास क्या है। अब जिन लोगों ने जो कर चुके हैं, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज अ क्लास? एनीबॉडी? यस तीव्रपाल। The class is a collection of objects and data members and functions. Very good. So class is a collection of data members and some methods around it. Yes, sir. Some Methods. methods around it, right? Now classes represent real life entities much better. And आप इफेक्टिवली प्रोग्राम को कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हो, एनकैप्सुलेशन आप स्ट्रांगली एनफोर्स कर सकते हो, और डेटा की सैंक्टिटी मेंटेन कर सकते हो। ये बहुत भारी वर्ड्स यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन भारी नहीं है, आप समझ जाओगे धीरे धीरे। सबसे पहला मैंने ये वर्ड यूज किया कि आप जब एक क्लास डिफाइन करते हो तो क्लास के अंदर आप एट्रीब्यूट्स भी डिक्लेयर करते हो और उस क्लास के मेथड्स भी डिक्लेयर करते हो, और वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज को ज्यादा अच्छी तरीके से इम्यूलेट करता है, या उसको ज्यादा अच्छी तरीके से मिरर करता है, राइट। दूसरा, आप डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो। कोई और क्लास का फंक्शन आके आपके एक पर्टिकुलर क्लास के डेटा को उसमें चेंजेस नहीं, अनवांटेड चेंजेस नहीं कर सकता। आपका डेटा प्रोटेक्टेड है, वो सैंक्टिफाइड है, तो उसकी इंटीग्रिटी बरकरार है, ये कह सकते हो आप। अब एक एग्जाम्पल देता हूं कि ये कैसा होता है, कैसे होता है। तो मान लो कि आप एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और उस डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में आपको अलग अलग शेप्स है, आपके पास सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है। तो ये अलग अलग शेप की सरफेस एरिया फाइंड करनी है। 2 डायमेंशनल शेप्स है, 3 में नहीं जाते अभी। 2 डायमेंशनल शेप्स है आपके पास अलग अलग, और उसकी एरिया फाइंड करनी है। अब आपके पास एक तो ये तरीका है कि आप लाइन 1 से लेके आखिरी तक प्रोसीजर लिखो, एक एक लाइन लिखो कोड का कि ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। या फिर आप अलग अलग फंक्शंस बना दो। अब अलग अलग फंक्शंस बना भी लोगे आप, लेकिन फंक्शन बनाने के बाद जब यूजर इनपुट्स देंगे तो उन इनपुट्स को लेके काम करना बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन यही चीज बड़े आसान तरीके से आप क्लासेस बना के कर सकते हैं। तो आपने हर एक के लिए एक सेपरेट क्लास डिक्लेयर कर दिया, उसके एट्रीब्यूट सेपरेट डिक्लेयर कर दिए, और उसके फंक्शंस अलग सेपरेट डिक्लेयर कर दिए। तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो। कैसे, मैं समझाता हूं।
तो सबसे पहले आप एरिया फाइंड कर रहे हो क्लास सर्कल, ठीक है। अब इस क्लास सर्कल में आपको एरिया फाइंड करने के लिए इनपुट में क्या चाहिए, मैं अभी सिंटेक्स नहीं लिख रहा हूं, इनपुट में आपको चाहिए रेडियस। एरिया फाइंड करने के लिए और कुछ चाहिए आपको? नहीं चाहिए। तो रेडियस आप इनपुट में ले रहे हो और आप फाइंड कर रहे हो। आपने एक फंक्शन बनाया जो एरिया रिटर्न करता है, राइट, जो एरिया फाइंड आउट करेगा। इनपुट में रेडियस लिया, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया आपने और फंक्शन बना दिया और वो एरिया रिटर्न करेगा। अब मल्टीपल यूजर्स अगर अब मल्टीपल इनपुट्स देते भी है तो आप इसको और अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओगे। कैसे, मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। फिर आपने एक दूसरा क्लास बना दिया, नाम दिया मैंने रेक्टेंगल, ठीक है। अब यहां पे हमने इनपुट में क्या लिया, अब दो चीजें इनपुट में चाहिए होगी, लेंथ और दूसरा विड्थ, विड्थ या ब्रेड्थ। और फिर आपने फिर से एक फंक्शन बना दिया एरिया, ठीक है। तो वो रिटर्न करेगा एरिया कैलकुलेट करके। अब तीसरा क्लास बना दिया आपने एक और, कौन से शेप से भाई, तो स्क्वायर। अब वापस आपने स्क्वायर में तो आपको इनपुट में क्या लेना है, लेंथ ही लेनी है क्योंकि लेंथ और विड्थ सेम होगी। और फिर एक और फंक्शन बनाया एरिया। इस तरीके से आप अलग अलग क्लासेस में जो आपके इनपुट से या जो यूजर से आप लोगे और फंक्शन आपने एनकैप्सुलेट कर दिया एक क्लास के अंदर। अब रेक्टेंगल का जो लेंथ है और स्क्वायर का जो लेंथ है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये जो फंक्शन बनाया आपने रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करने के लिए, वो इस इनपुट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। आपको अगर कोई पूछेगा कि आप बताओ क्या एडवांटेज है फंक्शनल, प्योर फंक्शनल प्रोग्रामिंग में और इसमें, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस बनते हैं, एक साथ 10 यूजर्स काम कर रहे हैं, तो 10 इंस्टेंस बने हुए हैं, तो हर एक इंस्टेंस उसी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और इंस्टेंस क्या है मैं अभी नेक्स्ट में समझाऊंगा, अभी इतना समझ लो। ये समझ में आ गया परफेक्ट? Yes, sir. इतना समझ में आ गया? किसी को डाउट है यहाँ पे? एनी क्वेश्चंस? No, sir. ओके गुड। इसको हम प्रैक्टिकली, मैं इक्लिप्स खोलता हूँ, रुको। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब आपको चीजें समझ में आने लगेगी। एक मैं इक्लिप्स खोलने दो। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, स्क्रीन इज विजिबल। नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। क्लास डेमो।
तो मैं क्लास का डेमो बना रहा हूं, इसलिए ये बन गया। अब इस क्लास डेमो में एसआरसी में जाके मैं एक क्लास डिफाइन कर रहा हूं। इस क्लास को मैं नाम देता हूं सर्कल। ठीक है, सबसे पहले अब इसमें पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन मेथड नहीं आएगी, मैंने इसको नाम दे दिया सर्कल। अब मैंने सर्कल को फाइंड करने के लिए इंट एक रेडियस नाम का वेरिएबल बनाया, इंट रेडियस, और फिर मैंने एक फंक्शन बनाया। अब ध्यान दो, फंक्शन लिखने की जो टेक्निक है जावा में, तो फंक्शन लिखने की जो टेक्निक है, पहले मैं इसको स्टॉप करता हूं शेयरिंग, मैं ना वो उस पे बता देता हूं कैसे लिखते हैं हम फंक्शन, सिंटेक्स क्या है। हाँ ये रहा। ठीक है, तो इसका जो सिंटेक्स बनेगा फंक्शन लिखने का वो ऐसा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर होगा, कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है। 3 है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो एक्सेस मॉडिफायर होगा, फिर रिटर्न टाइप होगा, तो ये डेटा टाइप होगा कि क्या रिटर्न होना है। कंपोजिट रिटर्न टाइप भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा सकता हूं, तो रिटर्न टाइप स्पेसिफाई हो। फिर फंक्शन नेम, और फिर ब्रैकेट के अंदर में इनपुट पैरामीटर, इसको इनपुट पैरामीटर भी बोलते हैं, इसको वेरिएबल भी बोलते हैं, फंक्शन वेरिएबल। और फिर करली ब्रेसिस के अंदर मैं बॉडी दूंगा, और फिर अगर मुझे जो रिटर्न करना है, रिटर्न क्या रिटर्न होगा ये लिखूंगा। इज दिस क्लियर? ये सिंटेक्स है। Yes, sir. गुड। तो इसी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए अगर मैं यहाँ पे मेरे जो अभी एक्लिप्स खोला है, इसमें मुझे अगर फंक्शन डिक्लेयर करना है, तो मैं यहाँ पे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, मैं अभी बताता हूँ क्या होगा इससे। पब्लिक, और इसको भी हम पब्लिक कर देंगे अभी के लिए। एक्चुअली पब्लिक कभी नहीं रखते, जो मेंबर डेटा मेंबर्स है उनको, बट अभी के लिए मैं पब्लिक कर रहा हूं। तो पब्लिक के बाद हम क्या रिटर्न होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, ये हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। व्हाट गेट्स रिटर्न एंड व्हाट इज द डेटा टाइप। तो देखिए, एरिया फाइंड कर रहे हैं, एरिया जो है वो एक डेसिमल में भी आ सकती है, तो मैं इंटीजर से मेरा काम नहीं चलेगा, तो एक डबल रिटर्न करूंगा। राइट, एग्रीड। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, फंक्शन का नाम, तो एरिया ऑफ सर्कल, ये मैंने फंक्शन का नाम दे दिया। और मैंने बताया था ब्रैकेट में हम इनपुट लिखेंगे, इनपुट में क्या लूंगा, तो इनपुट में जो भी ले रहा हूं उसका डेटा टाइप मेंशन करना जरूरी। तो इनपुट में मैं लूंगा, क्या लेने वाला हूं, Radius. रेडियस। और अब यहां पे मैं क्या करूंगा, अपनी फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करूंगा। तो बॉडी को डिफाइन करने के लिए मैंने एक और वेरिएबल लिया, उसको मैंने नाम दे दिया एरिया। और वो एरिया क्या होगा, अभी मैं 3.14 ऐसे ही लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस।
क्योंकि पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है सर्कल की एरिया फाइंड करने का, जो 2 डिमेंशनल सर्कल होता है उस। और फाइनली मैं रिटर्न क्या करूंगा, एरिया। तो ये मेरा फंक्शन अब रेडी हो गया। तो जो एरिया वेरिएबल है, ये जो कैलकुलेट होके जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी एरिया में, वही मैं रिटर्न करवा रहा हूं इस फंक्शन के जरिए। ये मैंने एक बहुत ही बेसिक सा क्लास बना दिया। अब रेडियस को कुछ वैल्यू तो देनी पड़ेगी भाई, ये तो फंक्शन बना है, रेडियस को क्या वैल्यू दी जाए। तो लेट अस गिव सम वैल्यू टू रेडियस। से 10 है अभी, 10 यूनिट्स, लेट्स से इट्स 10। अभी 10 दे दी मैंने इसको। अब क्लास तो मैंने बना दिया सर्कल नाम का, जिसमें रेडियस भी है और एरिया फाइंड करने का एक फंक्शन भी है। इसको यूज कैसे करेंगे, कैन एनीबॉडी टेल? ऑब्जेक्ट से, वेरी गुड। किसने बताया ये? इंस्टेंस बनाना पड़ेगा इसको। दीक्षा। दीक्षा, वेरी गुड दीक्षा। सर कॉल करेंगे ना फंक्शन को? फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे कॉल, बताओ। सर उसका इंस्टेंस क्रिएट करके ऑब्जेक्ट क्रिएट यस करके। एग्जैक्टली। क्लास का इंस्टेंस तो ये समझ लो, ये कहीं लिख लो, दिमाग में बिठा लो कि क्लास को मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता हूं। आई कैनॉट यूज द क्लास डायरेक्टली। क्लास का मतलब है, क्लास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, एक ब्लूप्रिंट है, वो बिल्डिंग नहीं है। एक आर्किटेक्ट जब बिल्डिंग बनाता है तो पहले ब्लूप्रिंट बनाता है। ब्लूप्रिंट मतलब वही बिल्डिंग का नक्शा होता है वो। तो ये नक्शा है, अभी सर बिल्डिंग बनना बाकी है। हाँ सर जैसे हमने क्लास को पब्लिक कर रखा है, तो हाँ। जरूरी है कि अंदर के मेंबर्स को भी पब्लिकली डिफाइन करना? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली करते ही नहीं है अंदर के मेंबर्स को पब्लिक, उसको हाँ, प्राइवेट ही वो रखते हैं। तभी पूछ। ये प्राइवेट ही रहता है। अभी मैंने पब्लिक कर रखा है, वो मैं बताऊंगा मॉडिफायर्स अभी, ठीक है। तो इंस्टांस बनाना पड़ेगा उसका ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे पास अब नक्शा आ गया है। उस नक्शे को लेके हमें उसके बिल्डिंग्स या कॉपीज बनानी पड़ेगी, जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। अब कॉपी आप चाहो वहां बना सकते हो। इसी क्लास को मुझे रीयूज, अरे इसी क्लास के ऑब्जेक्ट को मुझे कहीं यूज करना है दूसरे क्लास में, तो भी मैं कर सकता हूं। इसी क्लास में भी कर सकता हूं। आई कैन डू व्हाट आई लाइक। मैं एक दूसरा क्लास बना रहा हूं, मेरा मेन क्लास, ठीक है। से मेरे मेन क्लास को मैं नाम देता हूं एरिया कैलकुलेटर, ठीक है, एरिया कैलकुलेटर। इसमें मेरे को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड की जरूरत है। याद रखना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड एटलीस्ट एक बार आपको आपके प्रोग्राम में मेंशन करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। क्योंकि जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को ही ढूंढता है कंपाइलर आपका जावा का। तो ये कंपलसरी एक प्रोग्राम में एक पीएसवीएम मेथड होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ फिनिश कर दिया। एरिया कैलकुलेटर क्लास बन गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है उसमें। अब यहाँ पे मुझे, हमने जो सर्कल नाम का क्लास बनाया है उसको यूज करना है। उसको यूज करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे आसान तरीका, हम उसका इंस्टेंस बनाएंगे और उस इंस्टेंस को नाम देंगे। इसको प्लेनली ऐसे समझ लो कि हमारे पास नक्शा आ गया, क्योंकि हमने क्लास बना दिया। ये सर्कल नाम का हमने क्लास बनाया, मतलब हमारे पास नक्शा आ गया, हमारे पास मैप आ गया, ब्लूप्रिंट बन गई हमारी। अब इस पर से मैं चाहूं उतने बिल्डिंग बना सकता हूँ। बिल्डिंग 1 2 3 4 5, हर एक बिल्डिंग को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उस बिल्डिंग को मुझे एक नाम देना पड़ेगा।
तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, उस ब्लूप्रिंट का बिल्डिंग है, ऐसा समझ लो। समझ में आ गया ये क्लियरली? Yes. गुड। तो बिल्डिंग को नाम दूंगा मैं सबसे पहले वो ब्लूप्रिंट को मेंशन करूंगा। तो मुझे कौन सी ब्लूप्रिंट यूज करनी है? सर्कल नाम की ब्लूप्रिंट यूज करनी है। उसको मुझे एक नाम देना पड़ेगा, तो मेरे पहले बिल्डिंग का नाम है C1। न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा क्योंकि मैं पहली बार इंस्टेंशिएट कर रहा हूं। तो पहली बार इंस्टेंशिएट जब करना है तो मुझे न्यू कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। तो न्यू कीवर्ड यूज कर लिया, और अब मैं यहां पे उसको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, मैं अभी आपको मैंने सिखाया नहीं है डिफॉल्ट मतलब कंस्ट्रक्टर हमने अभी देखा ही नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ऐसा समझ लो। अभी हमने हमारे क्लास में ये सर्कल में आप देख सकते हो, हमने अभी कोई कंस्ट्रक्टर मेंशन नहीं किया है। तो जावा अपने आप से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें दे देगा कि भाई तुमने ठेकेदार अभी फाइनलाइज नहीं किया है, मैं अपने तरफ से एक ठेकेदार दे देता हूं, आप अपना बिल्डिंग बनाओ। तो हमने जावा का एक कॉन्ट्रैक्टर ले लिया या कंस्ट्रक्टर ले लिया, और उससे हम अभी हमारा बिल्डिंग बना रहे हैं जिसका नाम है C1। ठीक है, इतना समझ में आया? तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यहां मेंशन करना जरूरी है, तो उसका नाम ऐसे ही देना पड़ेगा। अरे सर का, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मैंने यूज कर लिया। अब मेरी बिल्डिंग तैयार हो गई C1 नाम की। अब इस C1 को अगर मैं अब सिस आउट करके देखते हैं, अगर इस C1 को यूज करके मुझे अगर ये डेटा मेंबर एक्सेस करना है तो मैं कर सकता हूं, अगर मुझे ये फंक्शन एक्सेस करना है तो भी मैं कर सकता हूं। दोनों में करके बताता हूं। तो अगर मुझे डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर का मैं यूज करूंगा C1 डॉट, देखो मेरे पास ऑप्शंस आ गए यहां पे रेडी है। तो C1 डॉट इंट करूंगा मैं, अरे सॉरी C1 डॉट रेडियस, क्योंकि मेरा डेटा मेंबर का नाम रेडियस था। तो इस डेटा मेंबर को मैंने एक्सेस कर लिया C1 के जरिए, और अब अगर मैं इसको रन करूं प्रोग्राम को, तो ये मुझे आउटपुट क्या देना चाहिए? C1 की क्या वैल्यू है? C1 डॉट रेडियस की क्या वैल्यू है? 10 है। तो आउटपुट में मुझे 10 मिलना चाहिए। तो लेट्स सी आ रहा है कि नहीं 10? तो 10 आ रहा है, तो मेरा प्रोग्राम सही है। तो मैंने इंस्टेंस क्रिएट करके एक ऑब्जेक्ट बना के एक बिल्डिंग बना के उस डेटा मेंबर को एक्सेस किया। अब सेम वे मैं एक वेरिएबल लेता हूं डबल, एरिया नाम देता हूं इसको भी, या एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू C1 डॉट, अब मैं ये फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, देखो ठीक है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और इसमें मैं पास कर रहा हूं 10। और फिर मैं कर रहा हूं, अच्छा 10 है इधर 100 कर दो, वैल्यू पास कर, एरिया ऑफ सर्कल। अब अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे एरिया भी मिल जाएगी। तो देखो ये आ गई मेरी एरिया 31400। एनी डाउट क्वेश्चन? मैं अभी पॉज ले रहा हूं, मुझे पता है काफी डाउट होंगे, पूछना है अभी पूछ लो सब। एक्चुअली मैंने प्रोग्राम बनाए हैं ऊप्स में, लेकिन ये हम्म। दोनों फाइल आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रही है? एरिया कैलकुलेटर डॉट जेएस और सर्कल डॉट जेएस, सर इन दोनों के सेम बीच में पैकेज के अंदर इस वजह से कर रही है।
नहीं नहीं, पैकेज दूसरा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरा पैकेज होगा तो यहाँ पे सिर्फ आपको इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, तो बस वो पैकेज को ये क्लास इंपोर्ट कर लेगा। अभी तो सेम पैकेज है इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अदरवाइज सिंपली आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। फाइल ठीक है, पैकेज है ना सेम पैकेज है इसलिए वो एक्सेस कर रहा है। सर? दिखाना सर, एक बार सर्कल डॉट जेएसपी दिखा दीजिए। सर्कल डॉट जावा, यस सर, यस सर। ये रहा। तो सर ऐसे मतलब अपन कर सकते हैं इजीली? बहुत इजीली कर सकते, लेकिन सर यस, सर इसमें वही एरिया डॉट जीएस में सर न्यू सर्कल का समझ में नहीं आया ये वाले लाइन। हाँ यहाँ पे सर्कल C1 इज इक्वल टू न्यू सर्कल वाला, एक बार फिर से बता दीजिए। हमने जो क्लास है सर्कल, हमारा ब्लूप्रिंट है सर्कल नाम का, उस ब्लूप्रिंट को लेके एक नया बिल्डिंग बनाया C1 नाम का, और पहली बार बनाने के लिए हम एक कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कल, और ये ऐसे ब्रैकेट्स। और न्यू कीवर्ड का मतलब है कि जावा कंपाइलर को हम बता रहे हैं कि भाई जाके एक नया ऑब्जेक्ट बना दे या नया बिल्डिंग बना दे। तो ये सर हमारा जो सर्कल हुआ वो सर्कल डॉट जावा को पॉइंट करता है, मतलब कॉल करता है ना? कॉल करता है, वो कंपाइलर को बता देता है। देखो मैं एक और यहाँ पे इंस्टेंस बना सकता हूँ। अब C1 नाम नहीं दे सकता क्योंकि C1 नाम का बिल्डिंग खड़ा है, C2 कर देते इसको। ठीक है, अब C2 को डॉट रेडियस, अब इसको मैं कॉल कर सकता हूं। ठीक है, इसको कॉल करके क्या कर सकते हैं हम, इंट से आर, रेडियस के लिए आर कर दिया मैंने, तो C2 डॉट रेडियस की जो वैल्यू है वो आर को असाइन हो जाएगी। ठीक है, अभी तो हमने हार्ड कोड करके रखी है वैल्यू, ये एक्चुअली तरीका गलत है, ऐसे कभी नहीं करते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपने ये करके रखा है। तो अब ये नया इंस्टेंस बन गया। अब मैं इसको ये कर सकता हूं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब क्या करूंगा मैं, PRINT प्रिंटलन, अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे C1 डॉट एरिया ऑफ सर्कल किया था मैंने, राइट, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, C2 डॉट करूंगा, तो C2 डॉट एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पे मैंने 100 पास किया था इनपुट में, यहाँ पे मैं सिर्फ R पास कर रहा हूं। ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूं डबल, दूसरा कोई वेरिएबल ले लेते हैं, A2 ले लेते हैं, एरिया ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं A2 को। अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और वो भी हमें एरिया कैलकुलेट करके दे देगा। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं चाहूं उतने, देखो यहां आ गया दूसरी एरिया, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं चाहूं उतने ऑब्जेक्ट बना सकता हूं एक ही ब्लूप्रिंट पर से। इसका फायदा क्या है कि मल्टीपल इंस्टेंसेस पॉसिबल है। अगर 100 यूजर्स है तो 100 यूजर्स डेटा को करप्ट किए बगैर काम कर सकते हैं, जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में चैलेंज था। अब C3 बना सकते हो, C4 बना सकते हो, चाहो उतने उसके ऑब्जेक्ट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इनपुट तो हम बाहर से भी ले सकते हैं ना? किसको? इनपुट यूजर से भी ले सकते हैं ना? ये जरूरी कोई है कि हमें उसमें डालने होते हैं? यूजर से ही लिया जाएगा, ये तो अभी मैं समझा रहा ओके, हूँ। हाँ, इनपुट तो अंडर 99% केसेस में यूजर ही डालेगा, पर अभी हम समझ रहे हैं इसको। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, ऑब्जेक्ट क्या है और क्लास क्या है। ऑब्जेक्ट और क्लास इसी का खेल है, ये आपने परफेक्ट समझ लिया, जावा आपने सीख ली, इसको आप परफेक्ट दिमाग में बिठा लो। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूं, आप अपने एंड पे एक छोटा सा इस तरीके का प्रोग्राम बना के उसका इंस्टेंस बनाओ, इंस्टेंस बना के देखो क्या आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूं।
मैं रिकॉर्डिंग भी पॉज कर। डिड एवरीबडी सी? यस सर। किसी भी एक फाइल को रन करा सकते हैं या जिसमें कोड लिखा है, ऑब्जेक्ट बनाए हैं, उसी को रन करेंगे तब आंसर आउटपुट आएगा। एग्जैक्टली। डायरेक्ट क्लास के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, करेंगे तो एरर देगा। एरर देगा वो। ठीक है, इंस्टेंस कंपाइलर ही एरर दे देगा, कंपाइलर ही एरर दे देगा। तो जावा का कंपाइलर उसको Yes. एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। इंस्टेंस इज नॉट फाउंड लाइक है। इंस्टेंस इज नॉट फाउंड, राइट। तो एवरीबडी, किसी को डाउट है तो अभी क्लियर कर लो। ये बहुत कोर बेसिक प्रिंसिपल है जावा का, इंस्टेंस का। इससे फायदा क्या हुआ हमें कि भाई 2-4 यूजर है तब तक तो फंक्शन बना के काम हो जाता था। लेकिन मान लो कि बहुत सारे यूजर्स हैं, सब उसी फंक्शन को यूज करना चाह रहे हैं, तो बेटर है कि हर एक के लिए एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाए। डू यू ऑल एग्री ये बेटर है? अभय, Yes, sir. राइट? तो इसीलिए जावा रोबस्ट माना जाता है कि ये मल्टी यूजर एंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशंस के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल। उसकी रोबस्टनेस इसी प्रिंसिपल की वजह से आती है, ऑब्जेक्ट्स की वजह से। डेटा की सैंक्टिटी मेंटेन रहती है, डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं हो पाता। आप अपने इंस्टेंस में काम कर रहे हो, भाई अपने इंस्टेंस में काम कर रहा है, और नाउ आप जो भी डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हो या आपकी जो स्टेट है ऑब्जेक्ट की, वो आपके तक सीमित है, वो इंटरफियर नहीं करेगी अभय के इंस्टेंस के साथ, कंपार्टमेंटलाइज हो जाता है। तो दिस इज डिजायरेबल, ये अच्छी बात होती है। तो ये आपको समझना है, आप जब डिजाइन करोगे आपका सॉफ्टवेयर तो आपको भी ये चीजें ध्यान में रखनी है। आपका डिजाइन प्रिंसिपल इस पर आधारित होना चाहिए कि कैसे आप आर्किटेक्चरली आपके प्रोग्राम को बेस्ट डिजाइन कर रहे हैं फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यूज तो यूजर करने वाला है उसको। अब चलो आगे बढ़ते इस। मैंने अभी आपको एक नया नाम इंट्रोड्यूस करा था कंस्ट्रक्टर का, और मैंने बताया था एक्सेस मॉडिफायर्स। हम उसी प्रोग्राम में वापस जाते हैं। एक चीज में यहां पे चेंज कर रहा हूं, देख लो सब। ये जो मेरा डेटा मेंबर है इसको मैं प्राइवेट कर रहा हूं। अब क्या होगा, देखो यहां एरर दे दिया तुरंत। अब मैं इस डेटा मेंबर को एक्सेस बाहर से नहीं कर सकता, और ये बहुत ही पावरफुल एनकैप्सुलेशन का प्रिंसिपल है। आई कैन नॉट एक्सेस दिस, इस डेटा मेंबर को मैं एक्सेस नहीं कर सकता। ये 10 भी हटा देता हूं। आई कैन नॉट एक्सेस दिस। अब क्या है कि इस डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए मेरे पास जावा ने तरीके दे रखे हैं। मुझे अपने डेटा मेंबर को प्राइवेट रखने में फायदा है, क्योंकि मेरा डेटा मेंबर प्रोटेक्टेड हो गया। अब देखो यहां एरर नहीं दे रहा है, यहां वो रेडियस ले रहा है क्योंकि सेम क्लास है। लेकिन इस क्लास के बाहर आप देख सकते हो, यहां पे उसने एरर दे दिया। क्या लिख रहा है? द फील्ड सर्कल डॉट रेडियस इज नॉट विजिबल। यहां पे उसने एरर दे दिया, द फील्ड सर्कल डॉट रेडियस इज नॉट विजिबल, राइट?
अब एक आसान सा तरीका तो ये है कि इसको पब्लिक कर दो, लेकिन पब्लिक करने में मतलब इट इज अ बैड कोड, अच्छा नहीं है। तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर एक तरीका है जिससे आप इस डेटा मेंबर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो और एक्सेस भी कर सकते हो। कैसे? तो जब डिफॉल्ट, मैंने अभी यहां पे जब ये पब्लिक था, ये जब पब्लिक था और मैंने पहली बार जब सर्कल को इंस्टांशिएट किया, तो आपने देखा होगा मैंने एक नल कंस्ट्रक्टर यूज किया, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया जो जावा ने अपने आप मुझे प्रोवाइड किया हुआ है। ये जावा का दिया हुआ कंस्ट्रक्टर मैंने यूज कर लिया। जब आप यहां पे पब्लिक कर रहे हो तब ये पॉसिबल है, लेकिन मुझे जावा का कंस्ट्रक्टर नहीं यूज कर रहा, मुझे भाई अपना कंस्ट्रक्टर यूज करना है, तो मैं इसको प्राइवेट कर रहा हूं और मैं अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूंगा। तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का तरीका भी समझ लो। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होता है। तो पब्लिक और प्राइवेट का अंतर तो आप समझ गए होंगे। अब Yes. एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं, प्राइवेट मतलब वो हाइड कर देगा उस चीज को, उस क्लास के बाहर से आप एक्सेस नहीं कर पाओ। पब्लिक मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो सबसे पहले उसको हमें पब्लिक मॉडिफायर उसको बनाना है, जो हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है, कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल फंक्शन है जो हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसको समझ लो। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है। वो ये एरिया ऑफ सर्कल बनाया ना, ऐसा ही एक फंक्शन है। लेकिन इस फंक्शन का काम क्या है कि जब हम इस पर्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो उस टाइम हम इनिशियल वैल्यूज दे सकते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो तरीका भी समझ लो। सो पब्लिक नाम दे दिया और सर्कल नाम दे दिया, और वैल्यू देने के लिए हमें ये रेडियस को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो इनपुट में मैं लूंगा एक वेरिएबल जिसको मैं आरएडी कह रहा हूं। और अब क्योंकि वो कंपाइलर समझ जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टर है, अब मुझे इस रेडियस को वैल्यू असाइन करनी है आरएडी। जो भी वैल्यू एट द टाइम ऑफ इंस्टेंशिएशन दी जाएगी वो इस रेडियस को असाइन हो जाएगी। ठीक है। एक्चुअली ऐसे भी नहीं लिखते, इसको लिखने का तरीका इसके बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी क्लैरिटी के लिए मैंने ये लिखा है। तो इतना पोर्शन आपको समझ में आ गया ये क्या कर रहा है कंस्ट्रक्टर फंक्शन मेरा? हैव यू अंडरस्टूड दिस? एक ऐसे ही मतलब जनरल क्वेश्चन है, मतलब अगर कंस्ट्रक्टर को पब्लिक रखेंगे ठीक है, लेकिन प्राइवेट कर दिया तो उस केस में क्या होगा? तो चलेगा ही नहीं ना कंस्ट्रक्टर, तो उसका काम ही खत्म हो जाएगा। फिर उसको हमें यूज करना है। अब मैं बता रहा हूं कैसे यूज करेंगे। अब देखो यहां पे एरिया कैलकुलेटर में, देखो यहां पे एरर देना शुरू कर दिया उसने, एड आर्ग्यूमेंट टू मैच सर्कल इंट। अब यहां पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकता हूं। कहां पे पास की मैंने? जब मैं इंस्टेंशिएट कर रहा हूं तभी पास कर दी, या 100 कर दिया इसको। अब यहां पे भी दे रहा है, यहां पे सपोज 200 कर दिया, हो गया। अब इसकी जरूरत ही नहीं। अब ये डायरेक्टली, अब देखो ये मैं हटा ही देता हूं। और यहां पे मैं कर देता हूं डायरेक्टली C2 डॉट एरिया ऑफ सर्कल, और यहां पे मैं टू 200 पास कर।
अब जरूरी ये है, देखो समझो इसको अब, तो दिस विल वर्क फाइन, ये आ गया आंसर, ठीक है। सर क्या है सर इसमें सर्कल डॉट जे जावा में क्या डाल रखा है आपने? सर्कल डॉट जावा में मैंने ये कंस्ट्रक्टर बना रखा है, ठीक है। अब मुद्दे की बात समझो, मैं यहां से ये पैरामीटर भी हटा देता हूं, ठीक है, ये पैरामीटर्स हटा देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फिर आपको बताऊंगा गेटर सेटर्स बाद में, लेकिन ये हटा दिया मैंने। अब मैंने जब इंस्टेंस क्रिएट किया तो C1 इंस्टेंस में मैंने रेडियस की वैल्यू क्या पास कर दी, 100 पास कर दी। तो C1 में रेडियस की वैल्यू हो गई 100 और C2 में मैं रेडियस की वैल्यू क्या पास कर रहा हूं, 200। अब ये वैल्यू जो पास हो रही है किसके जरिए पास हो रही है, इस कंस्ट्रक्टर की वजह से पास हो रही है जो मैंने अभी डिफाइन किया। अब मुझे इस डेटा मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया और मैंने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब बना रहा हूं तभी वैल्यू पास कर, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। तो ये एक और ज्यादा बेहतर तरीका है प्रोग्राम लिखने का, ठीक है। तो ये खास कंस्ट्रक्टर का यूज समझ लो। सर यस, सर अगर यहाँ पे हमने 8th लाइन पे दिस डॉट, सर इसमें नहीं सर, उसमें सर्कल डॉट जावा हाँ में। वो एक्चुअली इसको ऐसे ही लिखते हैं, एंड दिस डॉट रेडियस, पर दिस कीवर्ड अभी हमने कवर नहीं किया इसलिए, ठीक है। ऐसे अगर सिम का नाम लिखा हो तो ऐसे कर हाँ सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं। ये वाली तो चीज़ ये मेरे को दिस, समझ नहीं आई। कौन सी वाली, ये वाली दिस क्यों लिखा, दिस है ना, ये दिस वो क्या है, करंट एक इंस्टेंस मिनट, को। हाँ सर दोबारा रीडिफाइन नहीं कर रहे हम टीचर। क्या हुआ, सर ऊपर हमने रेडियस यहाँ पे ये जो रेडियस है ये हमारा क्लास का, देखो ये जो हमने क्लास डिफाइन की है, हाँ जी इज द रेडियस, ये क्लास में हमने एज अ एट्रीब्यूट डिफाइन किया है, हाँ जी ठीक है। और ये जो रेडियस है ये हमने इस कंस्ट्रक्टर के लिए यूज किया है, ये लोकल वेरिएबल हो गया, सिर्फ इस कंस्ट्रक्टर तक ही उसकी सीमा है, ठीक है। ठीक है। अब अगर हमें इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो एक दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। दिस कीवर्ड क्या करता है, दिस कीवर्ड जहां पे भी मैं लगाऊंगा वो रेफर करेगा उस करंट क्लास को। तो ये ग्लोबल स्कोप वाला जो रेडियस है इसको ये दिस रिफर कर रहा है, इसलिए मैं हाँ जी, दिस हाँ। डॉट रेडियस लगाता हूँ। ठीक है और सर। ये वाला जो रेडियस है वो पैरामीटर जो सर्कल में मैंने पास किया है वहां से आ रहा है। समझ में आ गया अब? तो सर हम ये जो नीचे हमने फंक्शन बनाया है, हाँ तो ये फंक्शन का जो काम है वो हम सीधा इसमें भी तो पास कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, यहाँ पे भी पास कर सकते हैं आप। अभी मैं थोड़ी देर में जब फंक्शन ओवरलोडिंग समझाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि एरिया ऑफ सर्कल 2 3 4 तरीकों से हम कर सकते हैं, ओके सर। ठीक है। लेकिन अभी आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझो, अभी तो एरिया ऑफ सर्कल के 5 अलग अलग प्रकार बनाएंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे जिसमें हम, तो अब एरिया ऑफ सर्कल बना दिया, यहाँ पे सर मैं अगर इंट RADIUS यहां से भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब वहां पे पैरामीटर देना मैंडेटरी हो गया ना? मैंडेटरी नहीं हुआ क्योंकि वो जावा का कंपाइलर समझ लेगा। देखो यहाँ एरिया कैलकुलेटर में मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल विदाउट पैरामीटर कॉल किया है, तो वो कंपाइलर समझ जाएगा कि ये कॉल इस फंक्शन के लिए। और अगर यहाँ पे मैं पैरामीटर दे देता हूं, सपोज C1
10 देता हूं और यहाँ पे 5 देता हूं, तो जावा का कंपाइलर अब समझ जाएगा कि भाई ये रेफर कर रहा है इस वाले फंक्शन। स्मार्ट है वो। एक बार एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सर हाँ बताओ बताओ, कर लेते हैं। सर। Yes. अभी सर्कल डॉट जावा पे जाके हाँ, यहाँ पे इसमें नीचे यहाँ पे आपने पैरामीटर दिया है ना 18 में, 18 लाइन नंबर के, हाँ हाँ ये 18। हाँ, इसमें हाँ। जो डबल एरिया है इसमें डॉट, इसमें स्टार एक बार रेडियस और कर दीजिए क्या करूं? सर। इसी में डबल एरिया इक्वल टू 3.14 रेडियस इंटू रेडियस, एक बार और रेडियस इंटू कर दीजिए। खाली Into देखना radius। है, अच्छा खाली ये चेक करना है कि हाँ ले रहा है नहीं ले रहा है। ठीक है। अब सर उस पे जाइए एरिया कैलकुलेटर पे, हाँ वो ले ही लेगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें एक में आर्गुमेंट दीजिए, एक में मत दीजिए सर। एक में दे दीजिए, एक में मत दीजिए। इसमें हटा देता हूँ। यस यस यस। और सर 5 नीचे वाला रहता है। नीचे दे दीजिए सर, 10 दे दीजिए इस समय। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो रन करो इसको। ठीक है, अब ये जो 5 लिया है वो यहां से ये वाले फंक्शन से लिया, और यहां पे मैंने आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं है, तो जावा के कंपाइलर ने समझ लिया कि इस फंक्शन को कॉल करके कैलकुलेट करना। चलो मैं ये भी हटा देता हूं, सिर्फ यहां पे डबल इज इक्वल टू 1000.10 कर देता हूं। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैंने यहां 5 पास किया है तो 1000.10 आना चाहिए या। ठीक है, मतलब जावा का कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि वो फाइंड आउट कर लेगा। सर यस, हम जरूरी थोड़ा है कि कंस्ट्रक्ट अलग से फंक्शन ही बना के करें। हम कंस्ट्रक्टर में भी तो ये फंक्शन डाल सकते हैं। क्या चीज मैं समझा नहीं। सर जो हमारा कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं हम ये, इसके अंदर हम जो फंक्शन है वो भी तो डाल सकते हैं। हाँ लेकिन कंस्ट्रक्टर में फंक्शन नहीं डालते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं जाता, फंक्शन के अंदर स्टेप्स जाते हैं। करना क्या है? सॉरी मतलब हाँ सर, जैसे हमने जो स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं वो डायरेक्टली वो रिटर्न कर दे उस चीज को। हाँ डाल सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे ही नहीं। कंस्ट्रक्टर का काम है इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड करना। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता। यहाँ पे ने कुछ रिटर्न करवाया है? नहीं करवाया। यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है? एरिया कर रहा है। तो कंस्ट्रक्टर का सिर्फ और सिर्फ काम है कि उस ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बनाते टाइम ही आप रियल टाइम में वैल्यूज दे सकते हैं। समझ में आ गया ये? कंस्ट्रक्टर को ऐसा लॉक मान लो, अगर वो पब्लिक था पहले रेडियस, तो हम हाँ। डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे थे, है ना। लेकिन अब प्राइवेट कर दिया तो वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं हम। नहीं कर पा तो रहे, इसलिए हमने कंस्ट्रक्टर का यूज किया कि अगर हाँ। इनिशियल वैल्यू देनी है तो। अब कुल मिला के ये है कि हमें अगर कोई गेट है ना, हाँ, गेट पे ताला लगा दिया, अब हाँ, चाबी होगी कंस्ट्रक्टर वाली तभी खुलेगा, तभी तभी खुलेगा, अंदर जाओ। तभी अंदर जाओगे। यस, हाँ ये फंक्शन से आप कभी भी रेडियस फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम पैरामीटर डाल रहे हैं। तो देखो, अगर मेरे पास कंस्ट्रक्टर नहीं भी है और मेरे पास सिर्फ ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन में हम पैरामीटर ले रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं अंडर एनी सर्कमस्टांसिस ये जो मेरा एट्रीब्यूट है क्लास का, इसको मैं विदाउट कंस्ट्रक्टर एक्सेस नहीं कर सकता, इसको मैं इनिशियल वैल्यू नहीं दे सकता। यहां वैल्यू तो पास कर सकता हूं, लेकिन ये वैल्यू कैसी होगी? लोकल होगी, और ये वैल्यू कैसी होगी? ग्लोबल होगी। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता वो सिर्फ असाइनमेंट का काम करता है इनिशियली एट द टाइम ऑफ इंस्टेंस क्रिएशन। अच्छा समझ में आ गया ये? तो ये खास ध्यान रखना। ठीक है, सर तो जावा में ऐसा होता है कि C++ में तो हम लोग वहीं पे ही कर देते हैं ना। C++ में वहीं पे करते थे, C++ में थोड़ा अंतर भी है, लेकिन C++ का कंस्ट्रक्टर भी वही काम करता है जो जावा का कंस्ट्रक्टर कर रहा है। सिंटेक्स फर्क है।
सेम था यार। सेम कॉन्सेप्ट आपको .NET में भी मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट आपको पाइथन में भी मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट आपको हर एक प्रोग्रामिंग जो हायर लेवल है उस पे मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। मैंने आपको डे 1 पे समझाया था कि आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस रहिए, सिंटेक्स तो आप ढूंढ निकालोगे। तो रीजन यही है, कॉन्सेप्ट समझो सबसे पहले और फिर उसको अप्लाई करो। अप्लाई तो आप कोई भी लैंग्वेज में कर लोगे, यही कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट पे भी रहेगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्लास क्यों बनाते हैं हम? तो क्लास हमारा ब्लूप्रिंट है। तो जितने भी हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स है उस क्लास में, ग्लोबल नहीं कहते, उसको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो एट्रीब्यूट्स है हमारे, जो हमारे क्लास के मेन मॉडिफायर्स है या एट्रीब्यूट्स है, उनको हम प्रोटेक्टेड रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं। अब उनको अगर हमें इनिशियलाइज करना है तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज करके कर सकते हैं या गेटर सेटर से भी कर सकते हैं। गेटर सेटर में आज के क्लास में नहीं चलाऊंगा, अगले क्लास में चलाऊंगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। फंक्शंस आप 10 बना सकते हो, फंक्शन के लोकल पैरामीटर्स आप 10 बना सकते हैं, लेकिन वो जो मेन एट्रीब्यूट्स है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि आप समझो इस बात को, ये वाला जो रेडियस है और ये जो मेरा एट्रीब्यूट वाला रेडियस है, इसमें अंतर है, ठीक है। और वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में जब गेटर और सेटर करेंगे। ये रेडियस सिर्फ इस फंक्शन तक ही सीमित है, इसका स्कोप यहां तक का ही है, जबकि ये जो रेडियस है इसका स्कोप सारे इस क्लास के फंक्शंस को अप्लाई होता है। तो ये जो रेडियस है ये और 50 फंक्शंस होते तो इस रेडियस को उन सारे 50 फंक्शंस को एक्सेस करने का हक है, इस वाले रेडियस को नहीं है। स्कोप की बात आ जाती है वहां पर। सर तो इसका मतलब जैसे हमारा जो मेन वाला, एक बार मेन पे आप मेन जो हमारे क्लास बनाई थी उस पर देखिए, तो जो हमारा जो मेन वाला है जिसमें हमने अभी इंस्टेंस क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो ऑब्जेक्ट हमारे पहले क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर को फोकस करेगा, वहां से रेडियस उठाएगा, फिर उस रेडियस को जो लोकल रेडियस है उससे मैच करेगा, फिर फंक्शन में जाएगा, फिर उसे फंक्शन को फॉर्म करके फिर रिटर्न करेगा वैल्यू। यस, अब देखो एग्जैक्टली ये जो हमारा जो कंस्ट्रक्टर से मैंने वैल्यूज पास की है, ठीक है, यहां से मैं 5 हटा देता हूं, तो अब वो रेडियस जो 200 है, जो मेन हमारा रेडियस है, इसको कंसीडर करेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहां वैल्यू कोई पास करता हूं, सपोज 10 पास कर दिया, तो अब वो समझ जाएगा कि अब ये रेडियस को रिफर किया जा रहा है, ठीक है। और मैं एक नल कंस्ट्रक्टर भी रख सकता हूं, मेरा नल कंस्ट्रक्टर ऐसा होगा। सर वो तो फिर सिंपल मेथड ओवरलोडिंग हो गई ना। हाँ, ये मेरा नल कंस्ट्रक्टर है, राइट। इसमें कुछ नहीं लिखूंगा अंदर बॉडी में, ये नल कंस्ट्रक्टर हुआ। अब ऐसे भी मैं इसको स्पेसिफाई कर सकता हूं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ नल कंस्ट्रक्टर के जरिए, इस कंस्ट्रक्टर के जरिए। अब ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है इस, क्योंकि यहां पे मैंने वैल्यू ही नहीं पास की, तो जावा का कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि वो फाइंड आउट कर लेगा कि नल कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है कि कोई पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें वो फाइंड आउट कर लेगा। सर अगर हम चाह नहीं रहे कि हमें कंस्ट्रक्टर यूज करना नहीं चाह रहे, हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, हमने यूज करना चाह रहे, तो हमें जावा में बिना कंस्ट्रक्टर यूज करे हम फंक्शन को यूज नहीं कर सकते? नहीं, आपको मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर नहीं भी है तो नल कंस्ट्रक्टर आपको जावा देगा इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए। हाँ सर, वो तो उसके बिना हम कर नहीं सकते जावा में। कंस्ट्रक्टर के बगैर आप इंस्टेंस बना ही नहीं सकते हो। आपके अच्छा। पास या तो नल कंस्ट्रक्टर होना चाहिए या तो आपके पास अपना खुद का डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है। इंस्टेंस बनेगा ही नहीं कंस्ट्रक्टर के बगैर। कंस्ट्रक्टर के भी टाइप होते हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज, कॉपी। काफी होते हैं, हम सबकी चर्चा अभी इसलिए नहीं कर रहे कि अभी सिर्फ
कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझो। राइट राइट, जब हमने नहीं दिया था कंस्ट्रक्टर तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज रनिंग बिहाइंड द रनिंग, यस, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज कर लिया। व्हाट इज द सेम कांसेप्ट अप्लाई इन C++ एज वेल। सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट देखो पाइथन में भी नहीं चेंज होने वाला है, इसीलिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना। हमारा एक्चुअली क्या है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप